साइकिल ऑफ मोशन। तो लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, उससे रिलेटेड है। न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन क्या कहता है? और स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये फोर्स की क्वांटिटी मेजर करता है। ये इसने मेजर करने का फॉर्मूला बताया था आपका किसने? न्यूटन के साइकिल ऑफ एक ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक है? वो किसके हेल्प से कर पाए थे? न्यूटन साइकिल लॉ से। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन साइकिल लॉ कहता है द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, टू अप्लाइड फोर्स। ये आपका किसी बॉडी पे अप्लाई फोर्स कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसका मास क्या है? m। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? u। इसकी जो क्या अप्लाई किया हमने इसके ऊपर? फोर्स। क्या किया? फोर्स अप्लाई करेंगे, कुछ टाइम के बाद है पोजीशन चेंज कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये पोजीशन p, ये पोजीशन s, ठीक है? इस पोजीशन पे आ जाएगा तो मास तो वही, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? क्या वेलोसिटी? कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी कुछ और उसके ऊपर क्या अप्लाई किया? फोर्स। फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा, मूव करेगा। तो वो मूव करने के टाइम लगेगा t, कितनी वेलोसिटी होगी उसकी? चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आप फोर्स लगाते हुए चेंज होता है वेलोसिटी, ठीक है? तो अब ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ फोर्स जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम, ठीक है? इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है? इट मींस इनिशियल मोमेंटम क्या है इस बॉडी का? इनिशियल मोमेंटम बेटा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल जो मोमेंटम है अपने पास वो कितना है? m into u, ये मोमेंटम है अपने पास। फाइनल जो मोमेंट आफ्टर अप्लाई द फोर्स, फाइनल मोमेंटम m into v, change the rate change of linear momentum, rate change of linear momentum क्या हो जाएगा? रेट चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल डिवाइड बाय t, ये अपना रेट चेंज हो गया, ठीक है? और यही किसके बराबर है? अपना फोर्स के। यही किसके बराबर है? फोर्स। फोर्स क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट चेंज इन। क्लियर हो गया मेरे पास? ओके, पुट द वैल्यू इन दिस न्यूटन साइकिल लॉ। p की वैल्यू कितनी है? रेट चेंज p की वैल्यू जो मेरे पास है कितनी बेटा? m into कितनी हो गई? तो ये v माइनस ये हो गया, ठीक है? मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट बाद में इसमें क्या लेंगे? अलग अलग कंडीशंस लेंगे आप इसमें। ये आपका क्या हो गया? न्यूटन का सेट। ये क्या हो गया? न्यूटन का सेट। समझ गए? आप इसको डायरेक्टली करेंगे, हम रेट चेंज करेंगे। कैसे ये चेंज करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ये डायरेक्टिव कहलाता है। जब इसका करेंगे क्या कहलाएगा? इसका डायरेक्टिव। क्या कहलाएगा? डायरेक्टिव। एक साइन ऐसे आएगा आपका, जीरो से कुछ भी x मान लो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है? ये क्या होती है क्वांटिटी अपने पास? डेरिवेटिव। ये क्या होती है? इंटीग्रेशन। क्या होती है? इंटीग्रेशन। क्लियर? तो डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है? देखिए आप, जो ले चेंज अपने पास d2, तो पहले तो इसके साथ कर ले हम, ठीक है? m into v। क्लियर? अब इस केस में क्या मान लेता हूं मैं? इनिशियल जो आपका ऑब्जेक्ट है, इनिशियल ऑब्जेक्ट है आपका एट रेस्ट है। क्या है?
रेस्ट। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, u की वैल्यू 0 हो गई तो हटा दे इसको, हमारे पास क्या रहा m into क्लियर हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते बेटा, जब दो वेरिएबल्स होते हैं, याद रखना जब दो वेरिएबल्स होते हैं उनका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है दो वेरिएबल्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पहले को रखो सेम, सेकंड का कर दो डेरिवेटिव, क्लियर, प्लस पहले का कर दो डेरिवेटिव, सेकंड को रखो, ठीक है, ये होता है डेरिवेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। तो यही शेप इसका आ जाएगा अपने पास, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव था, इस डेरिवेटिव को लिख दिया ऐसे, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है। आप देखिए इस केस में क्या है, दो कंडीशंस बनेंगे हमारे पास में, इस केस में क्या है आपका मास कांस्टेंट है, क्या है मास कांस्टेंट। 90% क्वेश्चन इसी से किए जाते हैं जो करते हैं हम, कि मास हमेशा हम अपनी कांस्टेंट क्वांटिटी रखते हैं, एक बॉडी का मास हमेशा क्या रखते हैं कांस्टेंट होता है ना, ठीक है। लगभग तो ऐसे इससे सॉल्व किया जाता है जितने भी है नोट जो आप आगे तक पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, ठीक है। 10% जो हाईएस्ट स्टडी जब आप जाओगे तो ये क्या इस केस में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास इज द चेंज, मास इज ये क्या है वेलोसिटी क्या है इस केस में कांस्टेंट, और मास क्या होगा चेंज, ठीक है। ये आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो मिलेगा कहीं ना कहीं, आगे प्लस टू हाईएस्ट स्टडी में करोगे आप, ठीक है, उसमें ये मिलेगा आपको ये केस जब आपका मास चेंज बताएगा, रेट चेंज ऑफ मास, तो ऑब्वियसली मास चेंज कैसे आ गया, आपको उसके कैसे रेट लगे मिलेगी kg पर सेकंड, ये मास है भाई, ये क्या है रेट चेंज, सर ये तो मास की यूनिट तो kg बढ़े, ये कैसे हो गया भाई, वो रेट चेंज ऑफ मास है, क्या है वो, तो उसको आप डरना नहीं है, ठीक है, आपको समझ आना ही क्यों है अपने, तो कैसे होगा अपने पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अपने पास, यदि मैं ये अपने पास केस ले ले, इसको ले ले हम, ठीक, हम जो कंसीडर करेंगे तो आप इस क्लास में तो इसको कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, हम क्या करेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट क्वांटिटी का क्या होता है 0, तो अपने पास डेरिवेटिव कौन समझ गया, ये वाले, ये क्या होगा बेटा 0, हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसीडर mass is constant, mass is constant, क्लियर, अगर मास कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव होता है 0, याद रखना कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये क्वांटिटी हो गई 0, बस क्या करें बेटा फोर्स किस बराबर हो गया m into dv by समझ आया ना, कैसे लिखा है आपको डायरेक्टली आपकी बुक में ये मिलेगा सीधा, ये इससे वो कर देगा फॉर्मूला सीधा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है, ठीक है। तो आप उससे नहीं, मैंने आपको खोल के बताया कि स्टेप ये कैसे होगा, ठीक है। इंग्रेडिएंट पे अलग अलग लिखते हैं, ये टर्म 0 से ले जाती है क्योंकि हमारी कंसीडरेशन होती है, अजम्पशन होती है कि मास कांस्टेंट होता है जनरली केस में, ठीक है, इसलिए उसको क्या कर दिया 0, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस टर्म में ये टर्म क्या हो जाएगी, जब अपना ये फॉर्मूला ध्यान रखो भाई, फोर्स के दोनों फॉर्मूले बनाएंगे, पर आपको ये दे रहा है क्वेश्चन में, वो क्या बोल रहा है कि मास की वैल्यू कांस्टेंट दे रहा है, तो उस केस में यूज कर लेंगे ये, ठीक है, इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये, यदि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये बना कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स का, तो कहीं बार घबरा मत जाना, कई बार ये फॉर्मूला है ना कि आपकी वेलोसिटी फिक्स कर दे और उसकी मास वैल्यू चेंज, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और जनरली जो हमारा है वो कौन सा है कि हमने जो हमारा मास इज ये हो गया। अब चलते हैं मोशन के चैप्टर से, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज कॉल्ड रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या कहलाता है, किसके बराबर होता है, किसका फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ। नोट ए सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ का रिजल्ट है बेटा। सेकंड लॉ होता क्या है? ये होता है रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट चेंज इन लीनियर। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? F इज टू m। तो कई बच्चे कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई ऐसा नहीं है, उसका रिजल्ट है क्या है? हम इसको लीनियर मोमेंटम को चेंज कर लिया अपने पीछे के फॉर्मूले के हेल्प से, वो क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मेजरेबल, इस रिजल्ट की हेल्प से आप क्या निकाल पाए? एक फोर्स की वैल्यू को मेजर कर पाए इस रिजल्ट की हेल्प से। क्योंकि एक बॉडी का हमें पता होता है मास क्या है। मान लो कार का मास 100 kg है, एक्सेलरेशन पता है कि हमारी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड, तो फोर्स निकालना आसान है कि नहीं है कि नहीं है? मान लो कि कार का मास क्या है? 1000 kg। उसे कह रहा मैंने क्या किया? एक्सेलरेट किया उस गाड़ी को, उसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। तो यू इजीली फाइंड आउट द फोर्स। मैंने तो बता कि फोर्स लग रहा है इसलिए एक्सेलरेट कर रही है। अब इतना भी पता चल गया कि फोर्स कितना लग रहा है भाई। फोर्स तो m का फॉर्मूला होगा m इनटू क्या हो गया? 100 इनटू 500। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसलिए मेजरेबल ये है। फॉर्मूला ये भी लग सकता है फोर्स का, फोर्स किस बराबर हो सकता है ये? अगर वो कहते सर हम तो निकाल नहीं पाए क्वेश्चन में फोर्स, क्योंकि उसमें मास था और उसकी जगह एक्सेलरेशन जगह क्या दे रखी थी उसने? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी दे देता मींस वो मोमेंटम की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा हो? तो लीनियर मोमेंटम वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेना वहां से भी आपका फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में चैप्टर के जितने भी है डिस्कस करेंगे पूरे, जितने फॉर्मूले के रिगार्डिंग बनाएंगे लास्ट में इसमें हम। ठीक है, क्लियर हो जाए। तो ये क्या हो गया? न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आया। ठीक है, अब इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं अब हम। ठीक है, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है फोर्स की? हमें पहले ही बताया फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होगी? न्यूटन होती है। क्या है? द फेमस साइंटिस्ट है जो फादर ऑफ फिजिक्स है, उसके नाम पे फोर्स की यूनिट रखी गई। क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और जनरली अगर मैं बात करूं बाय फॉर्मूला वैल्यू होता है इसकी ऐसा यूनिट है। फॉर्मूला के हेल्प से इसके ऐसे यूनिट निकाल सकते हो ना। मान लो पेपर में ऑप्शन में हुआ है न्यूटन ना दे, बाकी क्वांटिटी दे दे, तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे? क्या बता सकते हो? इसकी ऐसा यूनिट सिद्धि हो गई साइंटिस्ट के नाम से। पर ये हमारी कहीं ना कहीं आपको जब डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे सीखोगे आगे तो उसके ऐसे नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला क्या होता है? वैसे मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की क्या होती है बेटा? केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर। तो इसके ऐसे ये भी होती है, याद रखो, क्योंकि इसके हेल्प से हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। इसके हेल्प से बनाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। कैसे बनाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला? क्या होगा? फोर्स का याद रखना क्या होगा बेटा? ब्रैकेट में कैसे? मास कितना है? m1। लेंथ कितनी है? 1। टाइम कितना है? -2। ये हो गया आपका डायमेंशन। ये क्या हो गया? ये किसका? फोर्स का। किसका हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा? सीजीएस यूनिट की बात करूं मैं, वैसे तो क्या होती है? टाइम। वैसे क्या जाएगी बताइए? ग्राम सेंटीमीटर। क्लियर? अब आता है 1 न्यूटन में कितने टाइम होते हैं? 1 न्यूटन में कितने 10 की पावर 5। 1 न्यूटन में कितने टाइम होते हैं? तो बताइए 5 की पावर QI 10/5 QI को बच्चा बता सकता है? तो इसको मैं 16 को करके बताता हूँ कैसे। ठीक है, देखिए कैसे आएगी ये वैल्यू। यहाँ से देखते हैं इधर से हम। ठीक है, अपना जो न्यूटन है, ठीक है, उसमें क्या है? 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर सेकंड। यही है, दोनों यूनिट बराबर है। केजी को ग्राम में बदलिए, केजी को किस में बदलिए? कितना जाएगा? मीटर को सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या होगा? ये ग्राम 100 सेंटीमीटर सेकंड में तो सेकंड में तो
रहेगा। तो क्या बन गया मेरे पास 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है? ये किसके इक्वल होता है? इसी जगह क्या लिख दूं? बताइए हुआ कि नहीं हुआ? बताओ आया कि नहीं हुआ? न्यूटन कैसे होता है? याद रखोगे? यार रटने जो समझ में चाहिए आया कहां से? हम एक चीज को बोल के चलेंगे। क्लियर? आज कोई दिक्कत? अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंस बात कर लेते हैं। जो F ma है, ये अपने पास जो सिस्टम के अंदर फोर्स है वो है सम ऑफ फोर्स। एक सिस्टम के अंदर जो फोर्स लगे हैं वो होते हैं अपने पास F ma टोटल इन द सिस्टम्स। ठीक है, नोट ये एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है कि बाहर से लगा दिया बॉडी के ऊपर और ये एक्स्ट्रा फोर्स लग गया। ये कहाँ का है? अपने घर का, ये कि घर का सिस्टम के। ठीक है, बाहर से नहीं आएगा, दूसरे को दूसरे बाहर से आएगा फिर ये इसका इनसाइड है सिस्टम का सम ऑफ फोर्स होता है अपने पास। ठीक है, और एफएम मैंने बता दिया है फिजिकल जो हमें नोट इज न्यूटन सेकंड लॉ, इसको नहीं बोलेंगे। ये क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ का रिजल्ट है बेटा। क्या है ये? न्यूटन सेकंड लॉ का रिजल्ट, ना कि न्यूटन सेकंड लॉ है ये। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया। इससे प्रूव होता है कि एक्सेलरेशन इज द कॉजेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी होता है, इसमें मतलब क्या होता है? फोर्स अप्लाई होने के कारण होता है। ठीक है, वी हैव मोर रिलेशन बिटवीन। आप इसकी एप्लीकेशन क्या आती है न्यूटन सेकंड लॉ के बात करें। ठीक है, उससे बात पहले मैं फिर से इस फॉर्मूले की थोड़ी सी बातें कर लेता हूं आपके साथ। मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मास? कह सकते हैं फोर्स बढ़ेगा जब उसका मास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? दूसरा फोर्स बढ़ेगा यदि उसका एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया। डायरेक्ट रिवर्स ले, जैसे लीनियर मोमेंटम में मास बढ़ा तो फोर्स, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स। तो बताइए मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन? मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? इनके ग्राफ बना सकते हो आप लोग? इनके ग्राफ बना सकते हैं ना? बिल्कुल सिंपल ग्राफ है, कीजिए ना कीजिए। मास में क्या जाएगा? स्लोप। स्लोप क्या जाएगी बेटा? बताइए। एक्सेलरेशन। ये क्या जाएगी? फोर्स। ये क्या जाएगा? एक्सेलरेशन। ये क्या जाएगा? मास। स्लोप इसकी क्या जाएगी? मास। और जब क्या आ जाए? m into a किसके बराबर आ जाए? कांस्टेंट। क्या जाए? तो क्या हो जाएगा? ग्राफ। बताइए a इधर m इधर, ग्राफ होगा क्या भाई? ये क्या होगा? ये समझ आया? ये क्या हो गया? फोर्स यहां से निकल के आएगा। देखो m is inversely proportional to मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। सेम रिलेशन विद वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी होता है ना लीनियर मोमेंटम में, वैसे इसमें होता है अपने पास। ठीक है, कि मास बढ़ेगा तो आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ये मतलब इनका बीच में जो रिलेशन हो गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इसलिए वजह ये है कि एक्सेलरेशन ज्यादा है तो मास क्या है? वो मास बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है। एक्सेलरेशन वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इसकी न्यूटन सेकंड लॉ की क्या फायदा है, कैसे इसको एनालाइज करते हो, कैसे यूज भी करते हो आप। देखो आप यूज करते हो, आपको पता नहीं है कैसे यूज करते हो आप। ठीक है, अब आज से याद रखना, आपको जो चीज यूज करें न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे यूज होगा। फर्स्टली वी गो कि आप किसी बॉल को कैच करते हो, किसी भी चीज को कैच करते हो, आप मान लो कैच करते हैं। आज फिर दोबारा घटा के उसको चेक कैच करके देखना आप कि क्या लगेगा। एक कोई चीज मैंने फेंक किया आपकी तरफ, तो आप डायरेक्ट उसको पकड़ोगे तो मोर फोर्स आपको लगेगी हाथ पे। क्या लगेगी? और उसी को जब फेंक दोगे उसको पीछे ले जाओगे आप, मारते से जो मारी और पीछे ऐसे रखे, जब टिकेंगे स्टेज में आपको क्या लगेगा? पेन कम होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो पा रहा है आपको? इस वजह से क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज होने के लिए टाइम बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? टाइम बढ़ गया। एक मैंने आपको सीधा मारा, सीधा माथे पिटेगा तो आपको क्या होगा? पेन होगा। भाई आपने उसको क्या कर लिया? रोक लिया, ऐसे पीछे कर लिया, हाथ पकड़ के पीछे, तो आपको क्या होगा? कि नहीं होगा, क्योंकि जो चेंज हो रहा मोमेंटम में उसमें टाइम लगता है। क्या लग गया? टाइम। और टाइम बढ़ गया तो मतलब फोर्स
फोर्स हो गया, कट गया। पहले एप्लीकेशन ये है, टेकिंग ए कैच में आप इसको ऑब्जर्वेशन करके कोई भी चीज करोगे, ठीक है। फिर है फॉलिंग ऑफ हाई जंपर और सॉफ्ट पैड। हाई जंप करते हो तो अब देखना, हाई जंप करते हो तो मिट्टी टाइट रखना, सोई एक टाइट हो और एक बिल्कुल खुदी हुई मिट्टी बिल्कुल, ठीक है। बालू रेत टाइप का जो, या उसके ऊपर क्या है, जब इंटरनेशनल हाई जंप होते हैं उसमें सोफा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सोफा, ठीक है। कि ऊपर से आप जब कूदोगे उसके ऊपर से, उस केस में आपको लगे कम। क्यों कम लगे? सोफे पे जैसे लगोगे आप बाउंसिंग बैक करते हैं, क्योंकि उसका जो चेंज इन वेलोसिटी के टाइम बढ़ जाता है, इससे फोर्स पे लगा जाती है कम और प्लेयर को लगती नहीं। वहीं पे क्या है, आप कभी ऊपर से बेंच में खड़े होके नीचे डाल मारो सीधा फर्श पे, ठीक है, तो कितना अच्छा लगेगा, आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, हाथ ब्रेक हो सकता है, क्योंकि आपका जो नीचे फर्श फ्लोर वो हार्ड है, उसमें मोमेंटम की चेंज होने की चांस नहीं है, इसलिए वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। वही फर्श की बजाय आप बेड पे कूदोगे या कोई सोफा लगा लो नीचे उसके ऊपर कूदोगे तो आपको लगेगी नहीं, क्योंकि उसमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम के लिए आपको टाइम मिल जाता है, जिससे फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ये एप्लीकेशन आपकी कुछ, ठीक है। ऐसे सीट बेल्ट आप पहनते हो गाड़ी में, तो जब ब्रेक लगाते हो तो सीट बेल्ट आपको आगे ले जाती है, और सीट बेल्ट ना होती तो जो कार का फ्रंट शीशा उसमें मुंह लगेगा तो आपको चोट लग जाएगी। और सीट बेल्ट जो है वो आपका जो मोमेंटम है उसको धीरे धीरे कम करती है। टाइम टेकिंग मोर, ज्यादा टाइम लेगी आपका चेंज पोजीशन के लिए, ज्यादा टाइम लेगी, मतलब आपका फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। फोर्स क्या होगा, जिससे आपको इंजरी जो डैमेज है आपका बॉडी पार्ट को कम होगा, ठीक है। तो उसमें किसका रोल है आपका, न्यूटन का सेकंड लॉ। बहुत सारी ऐसे है, तो आपका ऑब्जर्वेशन करके 5-7 एग्जांपल ऐसे लिख के लाओगे रियल लाइफ में जहां पे आपने न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हो, ठीक है। सभी के पास होने चाहिए कल नोटबुक के आप, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अब इसकी कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी याद कर सकते हो, न्यूटन का थर्ड लॉ, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ कैसे, यदि आपकी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा, जीरो है, इट मींस एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब आपको मोशन में है तो मोशन में रहेगी बॉडी, और रेस्ट में तो ये कौन कहता है, न्यूटन का कहां से पता है, नहीं न्यूटन के ऐसे न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ था अपने पास, ठीक है, जो हमने पढ़ा।